साइबर अपराध। साइबर अपराध आजकल हर जगह देखने को मिल रहे हैं। बैंक से संबंधित हो, बैंक में पैसे चोरी हो जाते हैं साइबर अपराध के कारण, अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। सोशल मीडिया में हम अपने फ़ोटो डालते हैं, जब जनता फ़ोटो डालती है, हम लोग जैसे ही लोग जब फ़ोटो डालते हैं तो फ़ोटो को दूसरे के साथ अटैच कर दिया, तो बहुत सारी क्राइम हो रहे हैं। आइए इसको स्टडी के तरीके से हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग का ये टॉपिक है, आप लोग को ये पढ़ना है साइबर अपराध, तो हम आप लोग को पढ़ाने के हिसाब से आप लोग को समझा रहे हैं। विद्वानों ने सूचना प्रौद्योगिकी को अपराधों की जननी बताया है, क्योंकि इससे नवीनतम अपराधों का विकास हुआ है। साइबर अपराध अधिकतर कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। आधुनिक युग में संचार का प्रमुख साधन इंटरनेट माना जाता है। इससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि इसमें सुरक्षा प्रणाली स्थापित हो, ताकि यह डिजिटल जानकारी अपराधियों के हाथों में न पड़ सके। जनता में इसका प्रयोग करने के लिए संचार एवं मनोरंजन के क्षेत्र में विश्वास का होना अति आवश्यक है। वस्तुतः सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग रोका जाना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी का दुरुपयोग साइबर अपराध के लिए किया जाता है। इन अपराधों में अवांछित सूचनाओं का आदान प्रदान करके ईमेल तथा ई व्यापार का दुरुपयोग करना है। ये अपराध पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। इन अपराधों को रोकने के लिए विश्व के समस्त देशों ने अपने अपने यहाँ कानून भी बनाए हैं। संचार के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के द्वारा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक व्यापारी व्यापार संबंधी गोपनीय सूचनाओं को कंप्यूटर के द्वारा सुरक्षित करता है, किंतु जब ये गोपनीय सूचनाएं गलत व्यक्तियों के हाथों में पड़ जाती हैं, तो यही से अपराधी तक इनका दुरुपयोग करके संबंधित व्यक्तियों को धमकी देने, ब्लैकमेलिंग करने, अनेक प्रकार से साइबर अपराधों को अंजाम देते हैं। अश्लील चित्रों का प्रचार प्रसार भी इन्हीं अपराधों में से एक है। साइबर अपराध के प्रमुख कारण को देख लेते हैं। भारत में अश्लील या साइबर अपराधों की दर में व्यापक रूप से वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख कारण सामाजिक नैतिकता में गिरावट आना है। इन अपराधों के लिए व्यक्ति की सामाजिक नैतिकता, कानून की प्रभावशीलता तथा कानून को लागू करने वाली एजेंसियों को उत्तरदायी माना जाता है। ऐसा लगता है कि भारतीय समाज तो इस नवीनतम चुनौती का सामना करने से पहले ही हार मान चुका है। उसने इन सबका सारा दारोमदार कानून और उसे लागू करने वाली एजेंसियों पर डाल दिया है। इसलिए इन परिस्थितियों में इन अपराधों को रोकने के योग्य बनाने के लिए एजेंसियों की क्षमता को ही केंद्र बिंदु माना जाने लगा है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इन अपराधों से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता है। आज साइबर अपराधों का व्यवहारिक कारण यही है कि वे उन सभी सूचनाओं के संबंध में जानकारी सुरक्षित रख सकें जो उनकी वेबसाइट पर अन्य लोगों के लिए प्रसारित होती रहती हैं। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दुरुपयोग बढ़ जाता है। जब ये उपकरण और उनके माध्यम से समस्त सूचनाएं आम आदमी के पास आ जाती है, इस स्थिति को रोकने के लिए ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 79 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी सूचना प्रसारित करने से पूर्व संबंधित स्वामी मालिक की अनुमति आवश्यक होगी, क्योंकि सभी समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रखने का अधिकार है। अब आइए देख लेते हैं साइबर अपराध के प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं। विश्व में साइबर अपराध किसी एक रूप में न होकर विभिन्न स्वरूपों में प्रचलित है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर, अश्लील सामग्री को प्रकाशित करना। जब व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनमानस को प्रभावित करने वाली अश्लील सामग्री प्रकाशित करता है, तो वह अपराध साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। ऐसे व्यक्ति साइबर से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 292 तथा 293 में इस अपराध के लिए दंड का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। दूसरा नंबर है सूचनात्मक प्रलेखों में हेराफेरी करना। इस अपराध के अंतर्गत व्यक्ति महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे गुप्त कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम तथा उसके सिस्टम गैर कानूनी तरीके से प्राप्त करता है। इसके अलावा इन सूचनाओं में हेराफेरी तथा उनको नष्ट करना भी ऐसे ही अपराध है। तीसरा नंबर आता है कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण करना। इस अपराध के अंतर्गत व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम या सरकारी वेबसाइट आदि पर किसी माध्यम से नियंत्रण कर लेता है। साइबर अपराध के इस रूप की संख्या में हमारे यहाँ तथा विश्व के अन्य देशों में भारी वृद्धि हो रही है। चौथा है
फोन टैपिंग। आधुनिक युग में सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रमुख साधन फोन है, लेकिन आज इसका भी दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट व्यक्तियों के फोन टैप हो रहे हैं। इससे लोगों की प्राइवेसी भंग होती है तथा उनके विरोधी पक्ष उनकी गोपनीय सूचनाओं को उन्हें ब्लैकमेलिंग करने आदि के लिए प्रयोग करते हैं। 5वां नंबर है सार्वजनिक फोटोग्राफी। सूचना के क्षेत्र में साइबर अपराध का यह भी एक रूप है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील या नग्न या अर्धनग्न व्यक्ति की फोटोग्राफी की जाती है तथा उसे क्रय विक्रय कर व्यापार को माध्यम बनाया जाता है। अब आइए देख लेते हैं साइबर अपराध की रोकथाम हेतु कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। आधुनिक युग में साइबर अपराध की समस्या एक विश्व स्तरीय समस्या बन गई है, इसलिए प्रत्येक सरकार अपने यहाँ इन अपराधों को रोकने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। भारत सरकार ने भी इस संबंध में विभिन्न कानून बनाए हैं जो इस प्रकार से है। पहला नंबर, अधिनियम पारित करना। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए एक अधिनियम पारित किया, जिसको सर्वप्रथम 16 दिसंबर 1999 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन तब यह पारित न हो सका था। उसके बाद कुछ संशोधनों के साथ इसे पुनः 16 मई 2000 को प्रस्तुत किया गया और पारित होने के बाद जून 2000 में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए। तब से उस अधिनियम ने कानून का रूप ले लिया है। दूसरा नंबर आता है डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता। भारत में इस अधिनियम के लागू हो जाने के डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता प्रदान की गई और इलेक्ट्रॉनिक ढांचा बनाया गया है। उन लोगों को विश्वास हो गया कि साइबर से संबंधित अपराधियों को सजा मिल जाएगी। इस ढांचे को तैयार करने का दायित्व प्राधिकरण नियंत्रक को दिया गया है। इसका प्रयोग अधिकृत व्यक्तियों के प्रमाण पत्र के आधार पर करना ही कानून सम्मत है। भारत की प्रौद्योगिकी संपत्ति के उचित और पर्याप्त बचाव के लिए दिल्ली तथा बेंगलौर में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन बचाव दल भी गठित किया गया है। तीसरा नंबर आता है बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड जारी करना। साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न वित्तीय तथा गैर वित्तीय लेन देन के क्षेत्र में बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं। ये कार्ड काफी किफायती है। कंपनियां एक कार्ड को विभिन्न कार्यों में प्रयोग करती है। सरकार ने कार्डों के मानकों को तैयार करने के लिए कुछ स्तरीय समिति भी गठित की है। घरेलू उत्पाद और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न योजनाएं तैयार की गई हैं। चौथा नंबर है साइबर अपील ट्रिब्यूनल का गठन करना। डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता मिल जाने के कारण इनका प्रयोग सरकारी प्रलेखों में किया जा रहा है। साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति की शिकायतों को निपटाने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसे साइबर अपील ट्रिब्यूनल में कहा गया। साइबर अपील ट्रिब्यूनल जिसे साइबर अपील ट्रिब्यूनल कहा गया है, इसमें एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। जब नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसका अध्यक्ष हाईकोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश या भारतीय कानूनी सेवा का सदस्य या 3 वर्षों से प्रथम श्रेणी की सेवा में कार्यरत व्यक्ति होता है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है तथा इसकी निवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। 5वां नंबर आता है पुलिस का दायित्व। इस अधिनियम के अनुसार साइबर अपराध से संबंधित कुछ दायित्व पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी दिए गए हैं। साइबर अपराधियों को बिना समन के गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी अपराधी के सरकारी या व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और यदि वह कुछ गड़बड़ पाता है तो वह उसको गिरफ्तार भी कर सकता है। तत्पश्चात वह उसे सीपीसी के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। लेकिन आज की पुलिस इस प्रकार के अपराधों को रोकने में सक्षम नहीं है। इसका प्रमुख कारण उनकी इस संबंध में अपर्याप्त अज्ञानता है। 6ठा नंबर आता है सरकार के अन्य उपाय। उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार ने इस क्षेत्र में लिखित उपाय भी किए हैं। पहला नंबर साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी। दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2003। तीसरा इन्फोर्समेंट नोटिफिकेशन ऑफ IT एक्ट 2000। चौथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2000। पाँचवा साइबर रेगुलेशन से एपीलेट ट्रिब्यूनल प्रोसीड्यूर रूल्स 2000। छठा नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अदर पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट विजिटेड इनिशिएटिव रूल्स 2003। सातवां नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर एंड मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी रूल्स 2003। आठवां नंबर साइबर रेगुलेशन एपील ट्रिब्यूनल सैलरी अलाउंस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर रूल्स 2003।
उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त सरकार ने एक और कानून बनाया है जो महिलाओं से संबंधित है, जिसे महिला शरीर का अश्लील निरूपण कानून कहा जाता है। फोन टैपिंग को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक बार पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ में यह उद्धृत किया है कि यह अपराध संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उपलब्ध एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है और निर्देश दिया गया है कि यदि राष्ट्र की सुरक्षा या कानून व्यवस्था के हित में ऐसा करना जरूरी है तो वह सचिव स्तर के अधिकारी की पूर्वानुमति से ही किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के इस दिशा निर्देश के आधार पर ही तकनीकी एक्ट की धारा 72 में सजा का प्रावधान किया गया है। विश्व स्तर पर एक और नवीन अपराध जारी है जिसमें सार्वजनिक स्थान पर अश्लील फोटोग्राफी कराई जाती है, जो सबसे जघन्य अपराध माना जाता है। इस अपराध को रोकने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने एक संघीय कानून पारित किया है जिसके द्वारा सरकारी भवनों और ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी को प्रतिबंधित किया गया है जहां आम लोगों की यह अपेक्षा हो कि उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। ज़्यादातर केस देखे जा रहे हैं क्राइम का वो महिलाओं से संबंधित है। इसमें देखते हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचें महिलाएं। हाल ही में हुई कुछ आपराधिक घटनाओं ने महिलाओं के लिए सोशल साइट्स पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया है। अगर न्यूज़ के माध्यम से देखा जाए तो बेंगलुरु में एक महिला के नाम पर नकली फेसबुक अकाउंट बनाया गया और उसे एस्कॉर्ट सर्विस देने वाली वेबसाइट पर डाल दिया गया। इसके बाद से महिला के पास फोन आने लगे। महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। वहीं कुछ दिन पहले ट्विटर पर पाकिस्तान डिफेंस नाम के एक अकाउंट ने दिल्ली की एक लड़की की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की थी। ऐसे ही मामले अक्सर सामने आते रहते हैं जिनमें लड़कियों की तस्वीरों और निजी जानकारियों का गलत इस्तेमाल या उन्हें ट्रोल किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि सोशल मीडिया से कैसे होता है। सोशल मीडिया में महिलाओं के अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ सावधानियां बरतकर महिलाएं इन समस्याओं से बच सकती हैं और बिना किसी चिंता के सोशल मीडिया पर एक्टिव रह सकती हैं। इस बारे में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र जैन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते समय कुछ बातों का ख्याल रखने की सलाह देते हैं। इनके बारे में हम बता रहे हैं, महिलाएं क्या करें और क्या न करें। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर महिलाएं अपनी निजी तस्वीरें डालने से बचें, उनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा नंबर, अगर फिर भी आप तस्वीरें डालना ही चाहते हैं तो अपने फेसबुक अकाउंट पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक ना करें। महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी तस्वीरें फेसबुक पर डालना चाहते हैं तो आप अपने फेसबुक अकाउंट पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक ना रखें। सेटिंग्स ऐसे रखें कि आपकी फ़ोटो आपके दोस्त या आपसे जुड़े हुए लोग ही देख पाएँ, अनजान लोग उन तक न पहुँचें। फिर एक नंबर पे ध्यान दे लेते हैं आप लोग, समझ लीजिए इस पे अपने नाम के बारे में गूगल पर हमेशा सर्च करते रहें। मतलब कि आपने अगर कोई फ़ोटो अपने फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी ऐप पे डाले हैं तो आप अपने नाम के बारे में गूगल कर हमेशा सर्च करती रहें, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपका नाम कहाँ पर और किस किस वेबसाइट पर आ रहा है। अगर किसी गलत जगह पर या ऐसी जगह पर आपको नाम दिखाई देता है जिसकी अनुमति आपने नहीं दी है तो उसे तुरंत हटाने के लिए कह सकते हैं। अनजान लोगों को फेसबुक पर न जोड़ें, कई बार ऐसा करने से नुकसान भी हो सकता है। प्रोफेशनल लोगों को लिंक्डइन पर जोड़ें, फेसबुक पर उनके साथ न रहें। वहीं ट्विटर के ऊपर बिल्कुल भी निजी तस्वीरें न डालें। यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, यह एक ट्वीटिंग प्लेटफॉर्म है। ट्विटर पर ऐसी सेटिंग्स की जा सकती है कि आपकी अनुमति के बिना लोग आपको फॉलो न कर सकें, लेकिन अमूमन लोग ऐसा करते नहीं हैं। सेटिंग्स को ज़्यादा निजी करके आपका अकाउंट ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है। आप कई बार किसी का अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या उसकी रिपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद ब्लॉक किया हुआ शख्स आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ध्यान रखें कि वो दूसरे अकाउंट से आप तक पहुंच सकता है। ऐसे में किसी दूसरे अनजान प्रोफाइल की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारने से पहले इस बात को दिमाग में रख लें। अगर आप किसी समस्या में फंस भी जाते हैं तो घबराएं नहीं। महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप किसी समस्या में फंस भी जाते हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि पुलिस को इसकी जानकारी दें। कैसे पता करें कि नकली अकाउंट से हमें भेज रहा है?
अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी फेसबुक अकाउंट में लड़की की तस्वीर लगा दी होती है, लेकिन वो अकाउंट किसी लड़के ने बनाया होता है। इसी तरह नकली नाम और तस्वीर के साथ भी फेसबुक अकाउंट बना लिया जाता है। जितेंद्र जैन बताते हैं, ऐसे अकाउंट का पता लगाने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले सामने वाले का अकाउंट अच्छी तरह से देख लें। जितेंद्र जैन के मुताबिक ऐसे नकली अकाउंट में अक्सर सारी फोटो उसी दिन डाली हुई होती है। वो सिर्फ 3-4 ग्रुप्स से जुड़ा होता है, जो 10 से 15 दोस्त होते हैं। कई बार ऐसे अकाउंट में अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें होती हैं। तस्वीरें आपत्तिजनक तक भी हो सकती हैं। जितेंद्र जैन बताते हैं कि ऐसा भी होता है कि प्रोफाइल पिक किसी लड़की की होती है, लेकिन गैलरी में उसकी एक भी तस्वीर नहीं होती और न कोई पोस्ट होता है। इस तरह के अकाउंट से बचना ही चाहिए। लाइक्स की चाह, आजकल सब इस होड़ में लगे हैं कि लाइक कितने मिले हैं। फेसबुक पे, ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे अपने फोटो डालते हैं या कोई वीडियो डालते हैं तो ये देखना चाहते हैं कि हमको कितने लाइक्स मिले। तो जो लाइक्स की चाह है, ये भी कहीं ना कहीं हमें क्राइम की तरफ, क्राइम वालों की नज़र में डाल देती है, जिससे हम साइबर क्राइम में फंस जाते हैं। आइए समझ लेते हैं। सोशल स्पेस पर महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं पर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अनुजा त्रिहन कपूर कहती हैं, महिलाओं को जब असल जिंदगी में उम्मीद के मुताबिक महत्व नहीं मिलता तो उसका झुकाव वर्चुअल की दुनिया की ओर ज़्यादा होता है, जहां उनकी तारीफ करते लोग थकते नहीं हैं। सेल्फी की ही बात करें तो इसने हमें ऐसी जगह ला दिया है कि वर्चुअल दुनिया में तो आपको लाइक मिलेंगे, लेकिन असल दुनिया में आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मतलब ये कि जो लाइक्स की चाह है, जो हम लोग सेल्फी लेते हैं, जो सेल्फी की चाह है, जो एक होड़ बन गया है, जो सेल्फी में हम लोग लगातार सेल्फी लेते रहते हैं, इधर से उधर अपना फोटो शेयर करते रहते हैं, तो ये भी अपराध कहीं ना कहीं अपराध में हम लोग अपने खुद को ही अपने अपराध में शामिल कर लेते हैं। क्राइम हमारे साथ कहीं ना कहीं खुद हम अपनी दुर्घटनाओं के लिए खुद ही जिम्मेदार हो जाते हैं। अनुजा कपूर कहती हैं, लाइक्स और प्रशंसा की यही चाह लोगों को तस्वीरें डालने के लिए प्रोत्साहित करती है और आप अपनी निजी जानकारियां व तस्वीरें डालने का सिलसिला बढ़ा देते हैं। महिलाओं के साथ भी यही स्थिति होती है। उस वक्त वो ये नहीं सोच पाते हैं कि इनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अनुजा कपूर बताती हैं, लड़कियों के साथ हो रही घटनाएं साइबर क्राइम बढ़ने का भी हिस्सा है। साइबर क्राइम आपको पहचान छुपाने का मौका देता है। ये लोगों के लिए अपराध करना और आसान बना देता है। वहीं अक्सर लोग सार्वजनिक रूप से अपनी दिनचर्या बता देते हैं, जैसे कि घर कहाँ है, हम कहाँ गए हैं और कहाँ जाने वाले हैं, ये सभी बता देते हैं। ये जो अपनी हम दिनचर्या की बातें बता देते हैं कि हमारा रूटीन क्या है, डेली रूटीन क्या है, ये क्या होता है। अपना जब हम डेली रूटीन बना देते हैं तो सामने वाले को अपराध करने के लिए हम न्योता दे देते हैं। मतलब कि जब रूटीन आप बता दोगे तो निश्चित रूप से जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है वो आपके रूटीन को जान करके अपराध कर देगा। अनुजा फिर आगे कहती हैं कि लोगों को वर्चुअल से ज़्यादा असल जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसे पूरी तरह भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो सुरक्षा के लिए आ रहे नए तरीकों को अपनाएं। फिर भी कोई समस्या हो तो कानून का सहारा लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी लड़की ने, किसी महिला ने अगर फोटो डाले हैं, अगर उसका फोटो गलत इस्तेमाल किया जाए, उसका दुरुपयोग कर दिया, किसी लड़के के साथ जोड़ दिया गया, कोई अश्लील वीडियो बना दिया गया, तो आप उससे बिल्कुल ही घबराएं नहीं। आप निश्चित रूप से पुलिस का सहारा लें। इन सब बातों को ध्यान में अगर महिलाएं रखें तो निश्चित रूप से साइबर क्राइम से बच सकती हैं। विश्वास करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इन सभी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। धन्यवाद।